तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल हम लोगों ने तत्सम और तद्भव देखा था। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आया होगा और उसको ऐसे ही तैयार करना है आपको, ठीक है। आप ये मत सोचना कि उसको किसी मतलब पर्टिकुलर फार्मूले से या किसी तरीके से आप उसको याद करोगे या समझोगे। उसका क्या करना है कि एक दो शब्द डेली देखने हैं और उसका नेट में आप लोग गूगल करके मीनिंग देखेंगे। जब मीनिंग आपके समझ आ जाएगी तो ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे उससे आगे को जो देशज और विदेशज शब्द होते हैं जो अलग अलग भाषा से लिए गए हैं। आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा और हमेशा ही वो आता है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया 3 शब्दों का देता हूँ कि आखिर रूढ़ शब्द क्या होते हैं, संकर शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ क्या होते हैं, इस टाइप के यौगिक शब्द क्या होते हैं। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। भले उसने डायरेक्टली सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एक योग रूढ़ शब्द है, कौन सा एक यौगिक शब्द है, कौन सा एक रूढ़ शब्द है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देखना। उसके बाद हम आगे को अपने आप में देशज और विदेशज शब्द वगैरह देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको जो आज हेडिंग डालनी है, आपको संकर शब्द लिखना है, ठीक है। आखिर ये संकर शब्द होते क्या हैं, देखिए पेपर में इसी प्रकार से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक संकर शब्द है, या संकर शब्द की परिभाषा भी बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। तो संकर शब्द अपने आप में क्या होते हैं, दो भाषाओं के योग से बने होंगे। यानी सिंपल सी बात है, जो आपको शब्द दिया होगा वो दो अलग अलग भाषाओं से बना होगा। यानी हो सकता है उसमें एक अंग्रेजी का शब्द हो पहला वाला, दूसरा हो सकता है संस्कृत का हो, या एक हो सकता है आपका फ्रेंच हो, दूसरा आपका अंग्रेजी हो, कुछ भी हो सकता है। दो अलग अलग भाषाओं के योग से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको लिखनी है, दो अलग अलग भाषाओं के योग से बने शब्द, दो अलग अलग भाषाओं के योग से, ठीक है। यानी दो लैंग्वेज होंगी उनके योग से बना होगा। दो अलग अलग भाषाओं के योग से कौन से शब्द बनते हैं, अपने आप में संकर शब्द बनते हैं, ठीक है। तो अब ये होता क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा अपने आप में टिकट घर, यानी टिकट प्लस घर। तो ये एक शब्द बन गया आपका। क्या बना इसका सीधा सीधा मीनिंग, टिकट घर। टिकट घर मतलब जहां से आप टिकट लेते हैं, ठीक है, किसी चीज का। अब ये जो टिकट घर है ये दो शब्दों से मिलके बना है। कैसे, ये जो टिकट शब्द है ये है अपने आप में अंग्रेजी शब्द, जबकि जो घर शब्द है वो है अपने आप में हिंदी शब्द। इन दोनों को मिला के कंबाइंड शब्द बना जिसकी अपनी एक मीनिंग होती है, उसको बोला गया टिकट घर। तो अपने आप में ये कैसा शब्द हो गया, संकर शब्द हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से एक और शब्द मैं लिखता हूं, देखना मैंने क्या लिखा, अणु प्लस बॉम्ब। ये क्या बन गया, अणु बम, ठीक है, अणु बम। अब बताइए बॉम्ब शब्द किसका है, अंग्रेजी का है, और जबकि अणु शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का है। यानी ये संस्कृत का है, ये इंग्लिश का है, और इससे जो नया शब्द बना अणुबम वो क्या है, अपने आप में संकर शब्द है। तो सिंपल सी बात है, दो अलग अलग भाषाओं के कॉम्बिनेशन से जो शब्द बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, संकर शब्द बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल आपके पास जो भी किताब होगी उसमें देख लेना, आपको खुद समझ आ जाएगा कि वो अलग अलग लैंग्वेज, कहीं इंग्लिश कहीं हिंदी, इस टाइप का मिक्स होगा। तो पेपर में आएगा नहीं आएगा कोई कंफर्म है नहीं, क्योंकि सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना है रूढ़ शब्द। आखिर ये रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ठीक है, रूढ़ शब्द, ठीक है। देखो जैसे आपने संकर शब्द पढ़ा, उसके बाद आता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिसका आप खंडन नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसे शब्द जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो, तोड़ तो दोगे लेकिन अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थात ऐसे सभी शब्द जिनका सार्थक खंडन नहीं हो सकता है। सार्थक मतलब विथ अर्थ, यानी विथ मीनिंग जिसको आप लोग कह सकते हैं। सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ होता है। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ऐसे सभी शब्द जिनके सार्थक खंडन न हो सके वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द, ठीक है। जिनके सार्थक खंड ना हो, जिनके सार्थक खंड ना हो, ठीक है, सार्थक खंड न हो, खंड न हो, क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब मैं कई ऐसे शब्द होंगे आप तोड़ ही नहीं पाओगे उसको, वो सारे के सारे रूढ़ शब्द होंगे। जितने शब्द आप लोग यूज करते हैं जिसको आप तोड़ नहीं सकते वो रूढ़ शब्द होते हैं। लेकिन तोड़ तो दोगे लेकिन अर्थ भी निकलना चाहिए उसका, ठीक है। जैसे मैंने एक शब्द सपोज लिखा हाथ, अब मैंने हाथ शब्द लिखा, बताओ क्या तोड़ लोगे इसको, तोड़ ही नहीं पाओगे। अब हा प्लस थौ तोड़ दोगे तो कोई अर्थ थोड़ा निकला। तो ये क्या हो गया, अपने आप में रूढ़ शब्द हो गया। जैसे ऐसी एक कलम शब्द लिखता हूं मैं, कलम, कैसे तोड़ोगे, अगर तोड़ भी लोगे तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। ये भी क्या हो गया, अपने आप में रूढ़ शब्द हो गया। इसी प्रकार से मैंने राम शब्द लिखा,
ये भी क्या हो गया अपने आप में रूढ़ शब्द हो गया, ठीक है। तो जिनको आप तोड़ नहीं पाओगे सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। सिंपल सा पेपर में अगर आता है कौन सा एक रूढ़ शब्द है, चारों ऑप्शन देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि यार ये तो ब्रेक हो ही नहीं रहा, और ब्रेक होता भी है तो मीनिंग के साथ नहीं हो रहा। रूढ़ शब्द जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं आपकी समझ आ जाएगा, ठीक है। रूढ़ शब्द किनको कहते हैं, पेपर में ये भी आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन बहुत बार आपसे पूछे भी गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला देखो यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। अब ये यौगिक शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द हिंदी के ऐसे सभी शब्द होते हैं जिन दो सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, यानी उनका जो कॉम्बिनेशन होगा कहीं ना कहीं मीनिंगफुल होगा जब वो बने होंगे। योग मतलब यौगिक से ही लग रहा है कि योग से बना है किसी न किसी, दो शब्दों के सार्थक, दो सार्थक शब्दों के योग से मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हीं को यौगिक शब्द कहलाते हैं। और इनका खंडन अगर करोगे, इनको तोड़ोगे, वो भी सार्थक होगा, ठीक है। दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं, तो सिंपल सा डेफिनेशन लिखनी है, दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं, दो सार्थक शब्दों के योग से, दो सार्थक शब्दों के योग से, के योग से, तथा जिनका खंडन भी सार्थक हो, तथा जिसका खंडन भी, या जिनका खंडन मतलब जब आप तोड़ोगे उनको, ठीक है, तथा जिनका खंडन भी सार्थक हो। यानी कहीं ना कहीं आपको इस सार्थक शब्द को देखना है दोनों जगह, जब वो जुड़ेंगे, जब वो शब्द बनेंगे, कहीं ना कहीं उसमें मीनिंग होगी, मतलब अपने आप में कॉम्बिनेशन होगा शब्दों का, दोनों शब्द जो कॉम्बिनेशन होगा उनकी अपनी मीनिंग होगी, और साथ ही साथ जब उनको तोड़ोगे तो भी उनकी क्या निकलेगी, मीनिंग निकलेगी। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं यौगिक शब्दों के, हजारों एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया पाठशाला, देखो पाठशाला। अब बताओ क्या ये पाठशाला पाठ प्लस शाला से मिलकर बना है, मतलब बना है, बिल्कुल। शाला मतलब एक प्रकार का घर से संबंधित है, पाठ मतलब जहाँ पे आप अध्ययन वगैरह करते हैं। तो दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से बन गया, और इनको ब्रेक करो पाठ प्लस शाला, तो इजीली इनका सार्थक अर्थ भी निकल रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या एग्जाम्पल हो सकता है, महादेव, महादेव, ठीक है। महा मतलब जो महान है, देव मतलब भगवान से संबंधित है, दोनों का क्या है अपने आप में सार्थक मीनिंग है, अर्थ है, ठीक है। इसके अलावा एक शब्द लिख दिया हमने प्रयोगशाला, प्रयोगशाला यानी जहाँ पे आप प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं, लैब होता है। प्रयोग मतलब प्रैक्टिकल, शाला मतलब वहाँ पे जहाँ पे किया जाता है, यानी ये प्रकार का घर, यानी प्रयोग करने वाला शाला जिसको बोला जाता है, ठीक है, प्रयोगशाला। तो ये भी अपने आप में सार्थक मीनिंग रखता है, ये भी अपने आप में यौगिक शब्द हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखो जैसे मैंने लिख दिया स्नान ग्रह, स्नान मतलब नहाना, ग्रह मतलब जहाँ पे आप नहाते हैं, यानी ओवरऑल स्नान ग्रह, स्नान प्लस ग्रह यानी नहाने वाली जगह से संबंधित है। तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, यौगिक शब्द का एग्जाम्पल हो गया। एक लिख लीजिए देवालय, देवालय मतलब मंदिर से संबंधित है, जहां भगवान निवास करते हैं, मंदिरों में निवास करते हैं ऐसा बताया गया है। तो देवालय, देव प्लस आलय यानी देव जहां पर निवास कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही विद्यालय लिख लीजिए आप, स्कूल से संबंधित, ठीक है। ये सब के सब अपने आप में क्या हो गया, यौगिक शब्द के एग्जाम्पल हो गए। तो ये भी आपके समझ आ गया होगा। तीसरा आता है योगरूढ़ शब्द, ठीक है। इसी में आगे को लिख देना आप, थर्ड वाला योगरूढ़ शब्द। तो योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं, थर्ड वाला लिख लीजिए। तीसरे शब्द जो आते हैं अपने आप में यौगिक के बाद वो आते हैं योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द ऐसे सभी शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने होते हैं, यानी कहीं ना कहीं दो या दो से अधिक शब्द होंगे या उसके कहीं ना कहीं शब्दांश होंगे, लेकिन जब उसका फाइनल शब्द बनेगा वो किसी थर्ड की ओर इंडिकेशन कर रहा होगा, किसी पर्टिकुलर चीज को बता रहा होगा, ठीक है। जैसे दशानन कह देता हूं मैं, तो 10 प्लस आनन यानी किसको डिनोट करता है, वो दशानन किसे कहा जाता है। यानी यौगिक और योगरूढ़ में यही डिफरेंस है। यौगिक शब्द तो किसी दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक शब्दों से मिलता है, ब्रेक भी सार्थक में होता है, तो वो किसी इंडिविजुअल चीज के लिए प्रयोग किया गया। लेकिन जब योगरूढ़ शब्द बनेगा वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बताएगा। जैसे दशानन हो गया, नीलकंठ किसको कहते हैं आप खुद जानते हैं, किस भगवान के लिए नीलकंठ यूज होता है, या चतुर्मुख किसके लिए बोलते हैं, या वीणा वादिनी किसको बोलते हैं। लग तो रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन जब वो शब्द बनेगा वो किसी न किसी को इंडिकेट करेगा। तो ऐसे शब्द सभी क्या कहलाते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो इनकी डेफिनेशन लिखिए, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बनते हैं और इनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए न होकर विशेष अर्थ के लिए होता है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, दो या दो से अधिक शब्दों से, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, अधिक
शब्दों से मिलकर बनते हैं, ठीक है, शब्दों से मिलकर बनते हैं। तथा इनका अर्थ पूरा लिखना आप लोग, ठीक है। तथा इनका अर्थ किसी विशेष चीज के लिए प्रयोग होता है, यानी तथा पूरा लिखना। तथा इनका अर्थ किसी विशेष अर्थ हेतु प्रयोग किया जाता है जो शब्द बनता है, ठीक है। तथा इनका अर्थ यानी जो शब्द बन गया, ठीक है। तथा इनका अर्थ किसी विशेष चीज को इंडिकेट करता है, किसी विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, विशेष हेतु प्रयोग। तो ऐसे सभी शब्द क्या कहलाएंगे, आपके योगरूढ़ शब्द कहलाएंगे। समास वगैरह है नहीं आपके सिलेबस में, वरना एक समास है उसके अंदर भी आपको यही सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये योगरूढ़ शब्द हो गए, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, देखिए सब आप खुद समझ जाएंगे कि एग्जाम्पल सही है या नहीं है। पहला एग्जाम्पल मैंने जैसे दिया आपका दशानन। दशानन किसको बोलते हैं आप लोग सब जानते हैं, ठीक है, दशानन, ठीक। ये बताइए किसको बोलते हैं दशानन, खुद सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा चतुर्मुखी लिख दीजिए, या आप चक्र पाणी लिख लीजिए, जिसके चक्र में क्या है, पानी, मतलब आप चक्र है किसमें, मतलब हाथ में, ठीक है, विष्णु के लिए चक्र पाणी। चक्र पाणी दशानन हो गया। दशानन के अलावा अपने आप में क्या हो गया, चक्र पाणी हो गया। इसके साथ साथ आप लोग क्या होगा, जलज का भी आप लोग प्रयोग कर सकते हो। जलज का मतलब क्या हो गया, पंकज, यानी कमल के लिए जलज का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वीणा वादिनी, सरस्वती के लिए, ठीक है, वीणा वादिनी, ये सब के सब। इसके अलावा आप लोग एक शब्द लिख लीजिए पीताम्बर। पीताम्बर किसके लिए यूज किया जाता है, आप सब लोग जानते हैं, पीताम्बर। ये सब पर्यायवाची के अंदर आपको दिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग लीजिए नीलकंठ, नीलकंठ, यानी खुद बताइए ये सब के सब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जब इनका फाइनल शब्द बनेगा वो किसी न किसी को इंडिकेट करेगा। आप लोग सब समझ जाएंगे कि ये क्या है, अपने आप में योगरूढ़ शब्द हैं, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस आप लोग करना, आपका ये बन जाएगा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो हमारा सिलेबस में दिया है। तो आप हेडिंग लिख लीजिए देशज शब्द, यानी देशज शब्द किनको कहते हैं, ये पेपर में भी आता है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग इसको नोट कर लेना। देशज शब्द लिख लीजिए, देशज आखिर होते क्या हैं, ठीक है। देखिए मैं क्या करूंगा, आप बोर्ड में सबके सब देशज शब्द लिख दूंगा, आप लोगों को उसको नोट करना होगा, ठीक है। देशज शब्द, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, आखिर देशज शब्द होते क्या हैं। तो देखिए देशज शब्द के बारे में सिंपल सी मीनिंग है, जिसका कहीं उत्पत्ति कहाँ से हुई है पता ही नहीं है, इनकी उत्पत्ति का स्रोत आपको पता ही नहीं है। पेपर में इसकी डेफिनेशन भी पूछा जाता है। तो देशज शब्द लिख लीजिए जिनकी व्युत्पत्ति के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में वो स्वतः निर्मित होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, व्युत्पत्ति के बारे में पता नहीं, यानी कहां से आए हैं, व्युत्पत्ति के बारे में पता नहीं, परंतु बोलचाल में प्रयोग, परंतु बोलचाल में प्रयोग होते हैं, ठीक है। ऐसे सभी शब्द क्या कहलाते हैं, अपने आप में देशज शब्द कहलाते हैं। अब मैं क्या करूंगा, पूरी लिस्ट बना दूंगा मेन चीजों की, आप लोग उसको देखना, ठीक है। देखिए क्या क्या होते हैं ये आपके मेन देशज शब्द, ठीक है। अब देखिए बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, आपको देशज शब्द में मैंने डेफिनेशन में लिखाया है, व्युत्पत्ति के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन हिंदी में बोलचाल में इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। देशज शब्द मतलब ठेठ देसी शब्द, मतलब आप खुद शब्द को पकड़ के समझ जाओगे यार इस शब्द का इधर उधर से कोई लिंक नहीं है, हमारे देश में ही ऐसे शब्द प्रचलित हो सकते हैं। आप लोग खुद एग्जाम्पल देख लेना, जैसे गड़बड़। अब बताइए, खुद बताइए कहाँ मिलता होगा इस टाइप का शब्द, गड़बड़ हो गई यार, इस टाइप के शब्द सुनते हैं, झिलमिल, ठीक है, इस टाइप के, झुग्गी, झाड़, काका, लाला, बाबा, इस टाइप के जो शब्द होते हैं सब ठेठ क्या हैं, देसी शब्द हैं, ठीक है। यानी आपको इन एग्जाम्पल्स को नोट करना है, स्क्रीनशॉट भले ही ले लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि इसमें एग्जाम में कैसे आप लोगों को काम करना है। तो आप पहला लिखेंगे गड़बड़, दूसरा लिखेंगे आप झिलमिल, तीसरा लिखेंगे आप झुग्गी, चौथा लिखेंगे झाड़, फिर लिखिए काका, लाला और बाबा। नेक्स्ट आता है पोंपो। अब बताइए कहाँ से आया होगा ये शब्द, हमारे देश में ही आया होगा। खुसुर फुसुर, जैसे कान पे कुछ बोलते नहीं, खुसुर फुसुर कर रहा कान पे, तो या बहुत छोटी छोटी आवाज में बोल रहा है, तो ये ऐसे शब्द देसी ही निकलते हैं। जैसे तोद, तोद क्या हो गया, देसी शब्द है। डिबिया, थोड़ा डिबिया को जो डब्बा नहीं होता बॉक्स, उसको बोलते हैं डिबिया, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी इसके अलावा डकार, डकार निकाल दिए कहते हैं, खर्राटा मार रहा है कहते हैं, ये सब देसी शब्द हैं, ठीक है, प्योर देसी शब्द। धक्का, इसके अलावा जगमग, जगमग भी लिख लीजिए आप। अगला लिख लीजिए टक्कर, टक्कर के अलावा उठपटांग, ये देखो ऐसे शब्द हैं, ठीक है, उठपटांग है कहते हैं। चपटा, अटकल,
हल्का, ये सब देसी ठेठ देसी है, ठीक है। खचाखच भर गया कहते हैं, देखो खचाखच। थप्पड़, टोंटी, टोंटी कैसा शब्द होगा, देसी शब्द होगा। किसको बोलते हैं, टोंटी, जो नल वगैरह होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। भड़ास निकालना, हिचकी, फटाफट, तेंदुआ, तेंदुआ देसी शब्द है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ठीक है। तेंदुआ हो सकता है कि कहीं तेंदुआ ही ना पूछ दे इस बार। इसके अलावा चिड़िया को भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि यार देसी कैसे हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ठेठ, ठेठ तो देसी हुआ ही है। कटोरा, खिड़की, जूता, कलाई, पगड़ी, लोटा, लोटा भी पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, लोटा को भी इंपोर्टेंट करना है। तो इस प्रकार से इतने मतलब मेन मैंने लिखा दिए। अगर सब कुछ सही रहा तो आप लोगों का इतने से आपका कोई ना कोई देसा शब्द आ जाएगा। अब जब बुक पढ़ोगे ना, बुक में क्या करना है, आप लोगों को शब्दों को देखना, खुद से पूछना है, अरे हमारे देश में ही प्रयोग किया जा सकता है इस टाइप का शब्द, आपको आंसर मिलने लग जाएगा। बाकी जो शब्द हैं एक एक दो लाइन डेली देख दिया करो देशा शब्दों के, खुद दिमाग में वो छप जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। ये आपका क्या रहा, नोट कर लीजिए आप, देशा शब्द। नेक्स्ट आपको लिखना है चीनी, ग्रीक और तुर्की शब्द। आपको इन शब्दों को नोट करना है, ठीक है। एक चीज ध्यान देना, देखिए अब यहां पर से जब आप पेपर में बैठोगे एक प्रश्न दिखता है कि ये शब्द किस भाषा का है, क्या है, और सबसे अच्छी बात क्या है उसमें ये सुनना, वो रिपीट होते हैं, मतलब वो जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं, वो कहीं ना कहीं पेपर में आए होते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए जो लेके आया हूँ ये कहीं ना कहीं पेपर में आए हैं। अब आप लोग घबराना मत, आपको क्या करना है, अभी आपके बाई चांस अगर वीडियो एग्जाम तक 2.5 से 3 महीने का अगर आपके पास समय है, ठीक है, पर डे, ठीक है। ये हिंदी के अंदर ऐसा सेक्शन है जो शब्द भंडार वाला है, इसी के अंदर उसने विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव दिया। तो कम से कम मान के चले 5 से 6 नंबर का पोर्शन वो शब्द भंडार का है हिंदी के अंदर। उससे पहले जो पत्र लेखन वगैरह वाला है वो 1-2 नंबर उससे आते हैं, 8 नंबर। हिंदी साहित्य का जो पोर्शन है उससे 1-2 नंबर आते हैं, 10 नंबर। इसके अलावा जो सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास वगैरह है तो 1-2 नंबर उससे आते हैं, 12 नंबर। और जो सेकंड वाला पोर्शन है जहाँ ग्रामर वाला है, 5-6 क्वेश्चन वहाँ से आता है, 17-18 नंबर। और 1-2 क्वेश्चन वो रैंडमली कहीं से भी उठा सकता है, चाहे हिंदी कंप्यूटिंग से उठाए, जनसंचार से उठाए। तो इनके साथ जरा सा संभल के चलना, यही चयन दिलाएंगे, यही हिंदी में स्कोर करते हैं, क्योंकि ये एक अपने आप में रिस्क फैक्टर है। कोई गारंटी नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएगा, और कोई गारंटी ऐसी भी नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन सही नहीं होगा। ये सब आप पे डिपेंड करता है, आप शब्दों का कितना ज्ञान रखते हैं। तो मैंने कल भी कहा था, जब आप विदेशा शब्द पढ़ेंगे तो हर शब्द की मीनिंग पढ़ना। सपोज आज आपने सोचा कि मैं तुर्की के शब्द पढ़ता हूँ, तुर्की के हर शब्द की मीनिंग को आपने पकड़ना है कि यार इसकी मीनिंग क्या होती, इसकी मीनिंग क्या होती, तब वो इजीली बैठेगा। एक दिन कभी तुर्की पढ़ लीजिए, कभी पुर्तगाली पढ़ लीजिए, कभी फ्रेंच पढ़ लीजिए, कभी जापानीज पढ़ लीजिए, आते वही हैं रिपीट, ठीक है। देखिए विदेशी शब्द आपने हेडिंग डालना है। चीनी के अंदर, चीनी शब्द में एक चाय और लीची, और चाय बहुत आता है। चाय किस भाषा का शब्द है, ये है अपने आप में चीनी। लीची किस भाषा का शब्द है, अपने आप में चीनी भाषा का ये शब्द है, ठीक है। होने को तो और भी होंगे, लेकिन ये तो मैंने पहले ही कह दिया रिस्क फैक्टर है, बाकी आपको अपने स्तर पे इसको तैयार करना होगा। ग्रीक, यानी ग्रीक भाषा के 2 शब्द मैंने लिखे हैं, रास और सुरंग। सुरंग का मतलब क्या होता है आप लोग सब जानते हैं, और रास तो राशि होता है, ठीक है। ग्रीक शब्द 2 शब्दों से रास आना आप लोगों ने सुना होगा, यानी रास का मतलब सिंपल सा यहाँ पे समझ लीजिए किसी के पक्ष में होना है, ठीक है, किसी को अपने जैसा मनचाहा होना वाली बात, इस टाइप से समझ लीजिए। इसके अलावा तुर्की भाषा के शब्दों को थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। और इसमें क्या क्या ध्यान देना है, देखिए एक तो आपको कैंची याद रखने हैं, ये पेपर में पूछा जाता है। एक आपको यहाँ पर उर्दू शब्द याद रखना है। उर्दू किस भाषा का शब्द है कहोगे तो वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे। इससे पहले कि बेहोश हो तो आपको तुर्की शब्द पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए चाकू, सब सिंपल सी बात है, किचन में चले जाना, आपने तुर्की से लेके आए हो। चम्मच, किचन में चले जाना, तुर्की से लेके आए हो। कुली, कुली तो आप जानते ही हैं, ठीक है। कैंची, बहादुर, बहादुर तो मतलब बहादुर से संबंधित है। मुगल किस भाषा का शब्द है, देखिए मुगल वंश जो था उस मुगल शब्द का जो मेन सोर्स है वो तुर्की भाषा है। इसके अलावा चेचक जो बीमारी है, कहाँ से अपने आप में, किस चेचक का टीका वगैरह भी सुना होगा आपने, तुर्की से लिया गया। सौगात देना किसी को, कहाँ से आया है, तुर्की भाषा से। सुराग मतलब किसी का एविडेंस समझ लीजिए आप किसी चीज़ का। लाश किस भाषा का शब्द है, डेड बॉडी जिसको आप बोलते हैं, वो सब के सब क्या है, तुर्की भाषा का। इसके अलावा चमचा, किसी का चमचा होना जानते हैं, तुर्की भाषा का। लफंगा होना, लोफर वगैरह जिसको आप लोग कहते हैं, लोफर लफंगा है। तलाश, किसी की खोजबीन। तमगा मतलब एक प्रकार का टैग, ठीक है। जालिम, जालिम मतलब जानते हैं आप लोग, उर्दू। कालीन,
कालीन सुनाई होगा आपने, तोप, और ये सब के सब क्या हैं अपने आप में तुर्की भाषा के शब्द हैं। ये जो मैंने लिखा रखे हैं इसको तो आपने तैयार करने ही करने हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंच बचता है और जापानी। जापानी में एक शब्द लिखा है रिक्शा। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जापानी। और पेपर में भी यही पूछा जाता है, बहुत बार आए हैं जापानी किस भाषा, मतलब रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का, ठीक है। तो देखिए तुर्की के अंदर आपको ये शब्द याद रखने ही रखने हैं। ये मैंने क्या कहा, रिस्क फैक्टर है 50-50। चल गई गाड़ी तो यहीं से क्वेश्चन टपक जाएगा, आपका काम बन जाएगा। नहीं चली तो आपको अपने किताब से जो शब्द हैं, एक एक दो दो शब्द, खाली अर्थ समझना, याद मत करना। और इसको ये मत सोचना कि मैं तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द रट के एग्जाम में मार्क्स से लेके आऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अपना वोकैब बढ़ाना है, हिंदी का ज्ञान को, शब्द भंडार को बढ़ाना है। जो हिंदी में शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनकी मीनिंग सीखनी है। जब आपको उसकी मीनिंग पता चल जाएगी, वो सोर्स भी पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लास्ट आता है यहाँ से फ्रेंच। फ्रेंच से कूपन शब्द आता है, कारतूस आता है, अंग्रेज, और रिपोर्टार्ज। ये रिपोर्टार्ज को इंपोर्टेंट करना, ठीक है। ये रिपोर्टार्ज को इंपोर्टेंट करना है आपने, फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये 3 या 4 बार पेपर में आ चुका है, यहाँ नहीं अदर स्टेट में, ठीक है। रिपोर्टार्ज को याद रखना है। अब आपके 3 बचते हैं, पुर्तगाली और अरबी और फारसी। तो अगली हेडिंग आपको डालनी है पुर्तगाली शब्द। अब क्या आते हैं पुर्तगाली शब्द और अंग्रेजी शब्द, ठीक है। और पेपर में जो अधिकांश मैंने नोट किया है, पुर्तगाली शब्द से क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक पुर्तगाली है या कौन सा नहीं है, या ये शब्द किस भाषा का है, ठीक है। मीनिंग पता होनी चाहिए। आल्पिन, आल्पिन किस भाषा का है? अलमारी, देखो आल्पिन, अलमारी, तंबाकू। तंबाकू भारत में, एक क्वेश्चन आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, भारत में तंबाकू की खेती का श्रेय किनको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। तो आल्पिन, अलमारी, तंबाकू और बाल्टी, ये सब के सब क्या है? पुर्तगाली शब्द हैं, ठीक है। इसके अलावा फीता इंपोर्टेंट नहीं है, संतरा इंपोर्टेंट है, क्योंकि कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक फल पुर्तगाली शब्द की देन है, यानी अपने आप पे जो संतरा आप लोग यूज करते हैं वो पुर्तगाली है, ठीक है। तौलिया को देशज मत करना, कहीं पता लगा तौलिया शब्द आ गया वहां देशज करके आ रहे हो, ठीक है। इसके अलावा अचार, काफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट करना। काजू इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट करना। पपीता, यानी 2 फल ऐसे हैं, संतरा और पपीता, जो किसकी देन है? पुर्तगाली शब्दों की। इसके अलावा देखिए गमला, पिस्तौल, इस्पात, कमीज, यानी नेक्स्ट आपने क्या लिखना है? गमला, पिस्तौल, इस्पात, कमीज। साथ साथ कमरा, पादरी, नीलाम, साबुन और आलू। आलू को इंपोर्टेंट कर देना और बोतल को भी इंपोर्टेंट आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो ये अपने आप में पुर्तगाली शब्द हैं। इसके अलावा बहुत से शब्द ऐसे हैं जो पुर्तगाली, अब इतना पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। बताइए कौन बोर्ड में लिखेगा, कौन आपको पूरी किताब लिखवाएगा? मेन शब्द जो मैंने पिक किए हैं, मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे लगता है, और आपका काम भी बनना चाहिए, सब कुछ सही रहा तो आप लोगों को आल्पिन, अलमारी और तंबाकू भी इंपोर्टेंट करना है, बाल्टी, ये सब के सब क्या है? पुर्तगाली शब्द हैं। साथ ही साथ फीता, संतरा इंपोर्टेंट है, तौलिया, अचार भी एक बार पूछा गया था, ठीक है। काफ़ी, काजू, पपीता। इसके अलावा गमला शब्द भी क्या है? अपने आप में पुर्तगाली शब्द है। पिस्तौल शब्द क्या है? पुर्तगाली शब्द है। इस्पात क्या है? पुर्तगाली है। कमीज, कमरा, पादरी, नीलाम, और इसके अलावा साबुन, आलू और बोतल, ये सब के सब क्या हैं? अपने आप में पुर्तगाली शब्द हैं। और पेपर में सब कुछ सही रहा तो पुर्तगाली ही से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट अपने आप में आता है वो आता है अपना अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एक समन आता है। समन क्या होता है? किसी को जवाब मांगना, किसी से मतलब चीज़, जैसे हाईकोर्ट वगैरह समन जारी करते हैं, एक प्रकार का आदेश समझ लीजिए आप, समन है। मजिस्ट्रेट, ये तो इंग्लिश शब्द तो इजीली पकड़ लोगे आप, ठीक है। आप तुरंत अगर समझ में नहीं आएगा तो उसकी इंग्लिश मीनिंग लिख लेना, आपको समझ आ जाएगा इंग्लिश में। वारंट, पेंशन, फीस, डिक्री, शेयर, ये तो हम लोग जानते हैं। अपील, ये इंग्लिश शब्द छांटना सबसे आसान है, ठीक है। वारंटी, पॉलिसी, रेल, जूरी, बैंक, चेक, ड्राफ्ट। लालटेन भी इंपॉर्टेंट है, लालटेन अंग्रेजी शब्द, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा इंच, कूपन, साइकिल आदि। एक शब्द शायद फ्रेंचीसी जब मैं लिखा था उसमें एक शब्द आप लिखा नहीं लिखा मुझे ध्यान नहीं, अंग्रेज लिख लेना, ठीक है। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? फ्रांस, यानी फ्रेंच लैंग्वेज है, उसी का शब्द अपने आप में अंग्रेज है, ठीक है। तो ये अपने आप में अंग्रेजी के शब्द हो गए। क्या क्या हो गए? समन, मजिस्ट्रेट, वारंट, पेंशन, फीस, डिक्री, शेयर, अपील, वारंटी, पॉलिसी, रेल, जूरी, बैंक, चेक, ड्राफ्ट, लालटेन, इंच, कूपन और साइकिल आदि। ये आपको पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, और जो मैंने लिखाए हैं वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट आप लोगों को देखना है वो क्या है, देखो 2 बचे हैं आपके, एक बचा है फारसी और इसके बाद एक आएगा अरबी, ठीक है।
फारसी के अंदर भी तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फारसी के अंदर देख लीजिए क्या क्या करना है। इन शब्दों को जो लिखे हैं एक एक नज़र, जैसे डेली सब मत पढ़ना, पुर्तगाली एक दिन पढ़ लो तो वही पढ़ना, तुर्की पढ़ लो तो वही पढ़ना, फारसी पढ़ोगे तो फारसी पढ़ना, ठीक है। सौदागर, कारीगर, जादूगर, कबूतर और अफसोस, यानी सौदागर, कारीगर, जादूगर, कबूतर, अफसोस, सबके सब क्या है अपने आप में फारसी शब्द हैं। इसके अलावा आराम, आवास, चपरासी, अदालत, सिपाही, तहसीलदार, इसमें अदालत को इंपोर्टेंट करना है, ठीक है। अदालत पेपर में पूछा जाता है। सिपाही और तहसीलदार, ये सब के सब क्या है अपने आप में फारसी शब्द हैं। चौकीदार भी इंपोर्टेंट करना, ये भी फारसी शब्द है। जबकि कमीज, कुर्ता, पैजामा, ये तो जानते हैं आप कपड़े, मोजा, सलवार, चादर, रजाई, ये सब के सब क्या हैं रुमाल, अपने आप में फारसी शब्द हैं। जलेबी, हलवा, हलवा को देशज मत करके आना, चूड़ी को इंपोर्टेंट कर देना, बादाम को इंपोर्टेंट कर देना, अनार को इंपोर्टेंट करना, अंगूर को इंपोर्टेंट करना, ये सब के सब क्या है अपने आप में फारसी शब्द हैं, ठीक है। यानी रजाई, रुमाल, जलेबी, हलवा, चूड़ी, बादाम, अनार और अंगूर। इसके अलावा अपना जो आता है अंजीर, शिकायत, जिंदगी, चश्मा, चश्मा को इंपोर्टेंट कर देना। अंजीर, शिकायत, जिंदगी, चश्मा, जमीन, नौका, क्या है ये अपने आप में फारसी शब्द हैं। सब्जी को इंपोर्टेंट कर देना, फारसी शब्द है अपने आप में। और इसके अलावा रेशम, खरगोश, सर्दी, कारखाना, परगना, तहसील, यानी ये सब के सब क्या हैं अपने आप में फारसी शब्द, यानी सब्जी, रेशम, खरगोश, सर्दी, कारखाना, परगना, तहसील। और अपने आप में जिला, शहर, देहात, कस्बा, साबुन, आईना, कुर्सी को इंपोर्टेंट कर देना है आपको, और मेज को भी इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। और अंत में क्या लिखा है, बुखार। ये सब के सब अपने आप में क्या है फारसी शब्द के एग्जाम्पल हैं। तो आपको ये फारसी शब्द भी आने चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अंतिम हेडिंग आपको डालनी है अरबी शब्द, ठीक है। हेडिंग डालो अरबी शब्द, आता है आपका अरबी शब्द, ठीक है। अब अरबी शब्द में सबसे इंपोर्टेंट ही ये है वकील। वकील किस भाषा का शब्द है, अरबी शब्द। एक थोड़ा सा डाउट वाला है, कुर्सी जो मैंने आपको फारसी में लिखाया था, कहीं कहीं आपको वो अरबी भी दिखेगा, ठीक है। मैं उसको कंफर्म करके बता दूंगा, जिस बुक से मैंने सेलेक्ट किया वो दोनों दे रहा है। कुर्सी को थोड़ा डाउट पर रखना है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। बाकी देख लीजिए, अमीर शब्द को इंपोर्टेंट कर देना, अदा छोड़ देना इंपोर्टेंट नहीं है, अक्ल को इंपोर्टेंट कर देना, अल्लाह को इंपोर्टेंट कर देना, आदमी इंपोर्टेंट है, आदत इतना इंपोर्टेंट नहीं है, इज्जत भी इंपोर्टेंट नहीं है, औसत को इंपोर्टेंट कर देना, औलाद इंपोर्टेंट है, कर्ज इंपोर्टेंट है, किस्मत छोड़ दीजिए, किताब इंपोर्टेंट है, गरीब इंपोर्टेंट है। इसके अलावा जहाज, तारीख भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिमाग, दफ्तर को इंपॉर्टेंट कर देना, दुकान को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, नशा ठीक है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नकद, नकल, मौसम को इंपॉर्टेंट कर देना, शराब को इंपॉर्टेंट कर देना, हमला, हौसला और वकील। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वकील है, ठीक है। ये टोटल आपके क्या थे, अरबी शब्द, फ्रेंच शब्द, पुर्तगाली शब्द, और इसके साथ साथ आपका क्या था जो स्टार्टिंग में मैंने कराए थे, यौगिक शब्द, यौगरूढ़ शब्द, ये सब चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। अब आपको इनको रिवाइज करना है, आपके साथ फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, इसको आप लोगों को रिवाइज करना है। थैंक यू।